ओके, सिंस आई एम इन अ क्लासरूम तो मुझे लगा कि एक हो रही होगी। ठीक है, ओके। आई गेस यू ऑल हैव कंप्लीटेड क्वाइट अ फ्यू सेक्शंस ऑन रिसर्च, कि क्या रिसर्च होता है, क्या मेथोडोलॉजी होता है, एंड ऑल्सो फ्यू थिंग्स ऑन योर मेजरमेंट ऑफ स्केल, इजंट इट? क्या क्या पढ़ रखा है? लेट मी अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन विल प्रोसीड कि क्या एग्जैक्टली करना है। You all can type in your chat boxes. Yes, Pratap. Good afternoon, sir. Afternoon, Pratap. I just wanted to know what all has been taught. Let me see where you are standing currently. कहाँ कितना पढ़ रखा है? Sir, PG complete है sir. Okay, and okay. See, we must have studied regarding how to go about the research methodology. रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या सेक्शंस होते हैं, हाउ टू गो अबाउट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैसे फ्रेम होता है, रिसर्च गैप कैसे आइडेंटिफाई करता है, क्या सिग्निफिकेंस हमें कैसे मोल्ड डाउन करना होता है, क्वेश्चनर कैसे बनता है, डेटा कलेक्शन के फॉर्मेट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आई गेस यू ऑल हैव सम बेसिक आइडिया अबाउट इट, इजंट इट? यस सर, हो गया है सर। ग्रेट, एसपीएस चल रहा था सर। एक्सीलेंट, ओके। सिंस वी हैव डन मेजर चंक, आधा रिसर्च उसी समय हो जाता है अगर हमें रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्लैरिटी के साथ पता है। बट व्हाट अबाउट द रिपोर्ट राइटिंग? इफ यू आस्क योर पीएचडी, जो इनकी पीएचडी हो चुकी होगी, वो बताएंगे कि सबसे ज़्यादा मेहनत रिसर्च का एक हाफ तो ऑब्वियसली क्वेश्चनर और डेटा कलेक्शन इन सब में लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा टेक्निकलिटी हमें रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि थीसिस एक्सेप्ट और रिजेक्शन, अगर आप बेसिक फंडामेंटल फॉर्मेटिंग या बेसिक फंडामेंटल उसकी साइटेशन को कैसे कोट ऑन करना है, वेदर यू आर यूजिंग योर एपीए फॉर्मेट, वेदर यू आर यूजिंग योर एमएलए लैंग्वेज एसोसिएशन, जो कि हम लोग मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन बोलते हैं, अगर हम वो नहीं यूज़ करते हैं तो हमारी पीएचडी इनकम्प्लीट होती है। एंड एज अ रिजल्ट ये सेक्शन जहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन देख रहे होते हैं रिपोर्ट राइटिंग का, या हम टेक्निकलिटी देख रहे होते हैं, so the documentation parts and mechanics of report writing is equally important. We fail to understand that somewhere down the line, how you are writing the quotations, how you are citing a particular author is of another importance. कभी कभी लिटरेचर रिव्यू में मैंने देखा है कि लोग ऑथर का नाम लिख देते हैं, ब्रैकेट में ईयर स्पेसिफाई कर देते हैं, एंड दे एग्जैक्टली कॉपी द सेम थिंग इन द लिटरेचर रिव्यू ऑल्सो। आई डू अंडरस्टैंड दैट इट्स समथिंग जो काफ़ी लोग करते हैं, बट इज इट अ गुड प्रैक्टिस? आंसर्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर एंड। क्या ये सही प्रैक्टिस है कि हमने एक ऑथर को कोट किया और एग्जैक्टली एज इट इज कॉपी कर दिया, भले हमने उसको रेफरेंस में साइट कर दिया? See, it is going to be very interactive. I will expect answers from your end so that we can actually proceed. क्योंकि ये section काफ़ी technical होता है, but if you could relate, तो धीरे धीरे अगर चीज़ों को आप अभी लिखना शुरू कर देंगे तो it becomes easy over a period of time as to how you should proceed. Those who have done nothing like it, but AP और MLA format दोनों ही अलग अलग format हैं, लेकिन दोनों के ही अपने अपने usages हैं। मैक्सिमम थीसिस राइटिंग के समय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम एपीए फॉर्मेट कर रहे हैं, अनलेस स्पेसिफाइड कि आपको एमएलए फॉर्मेट यूज़ करना हो, तो एक फॉर्मेट को फॉलो करना होता है, एंड उसके बाद आप ये भी इंश्योर करते हैं कि कहीं पे भी प्लैग एंड ऑल नहीं हो। वी ऑल नो कि प्लेगरिज्म पे यूजीसी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंस है। सो वाइल वी आर टेकिंग सर्टेन आइडियाज फ्रॉम लिटरेचर, ऑब्वियसली बात है, अगर हम लिटरेचर रिव्यू नहीं पढ़ेंगे तो हमें खुद नहीं पता होगा कि रिसर्च गैप कहाँ पर है। अग्री एवरीवन? तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें लिटरेचर भी पता है, येट हमें ये पता होना चाहिए कि गैप कहाँ पर है। गैप ढूंढने के लिए हम कितने रिसर्चेस पढ़ते हैं? अराउंड 100 रिसर्च, एटलीस्ट 200 रिसर्च पेपर्स, कभी कभी वी गो बियॉन्ड दैट नंबर, around 300-400 research papers, and then we actually tailor on to something which is very adequate to justify the significance of your study.
once the significance of the study is taken part, जब आप लिटरेचर रिव्यू में उसको साइट करने जाते हो और सारे ऑथर्स को आप लिखते हो कि ओके दिस ऑथर हैज मेंशन्ड सो एंड सो, दिस ऑथर हैज मेंशन्ड सो एंड सो, and right from author number 1 or the paper number 1 to paper number 300 or 400, you end up writing the essence of every research papers. लेकिन क्या आपके वो प्लेगरिज्म के कंटेंट से मैच करता फिर से पकड़ा जाता है? तो इनकी अपनी अपनी टेक्निकलिटीज हैं. कितने लोगों ने टर्निटिन यूज किया है? यस या नो? कितने लोगों ने टर्निटिन यूज किया है? नो सर। नहीं यूज किया है, बट नाम सुना है? टर्निटिन का नाम सुना है? यस सर। यस सर, सुना है। एक्सीलेंट. सी टर्निटिन सॉफ्टवेयर हो गया, उरकुंड हो गया, ठीक है, या ड्रिलबिट हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं? ये सारे सॉफ्टवेयर्स बेसिकली जिनके जिनके रिसर्च के डेटाबेसेस अवेलेबल होते हैं उनसे ही आपके पेपर की सिमिलैरिटी चेक करते हैं. आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाई, for a reason that at the end of the day you are going to write your thesis one or the other day, and when you're writing you have to be very specific as to what exactly is similarity. Similarity usually means कि आपका जो पेपर है उसका जो कंटेंट है उसकी आइडिया भी आप अगर मेंशन कर रहे हैं तो देयर हैज टू बी अ प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट ऑफ द आइडिया कि इस ऑथर का पर्टिकुलर ये आइडिया है और उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं. लेकिन उस एक्नॉलेजमेंट से पहले भी हमें अपना होमवर्क कर लेना चाहिए. होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है, टू एन एक्सटेंट यू कैन ऑलवेज आस्क द ऑथर कि क्या उनका साइटेशन परमिशन है कि नहीं है. देयर आर सर्टेन ऑथर्स हु विल नॉट इवन गिव यू द साइटेशन परमिशन, and it's not logical to just quote anyone anywhere, because at the end of the day वो कोट कहीं और का कोट होगा और वो कोट बेसिकली चेन बनती है. I'll share a Turnitin report also over a period of time and you will realize कि कैसे कोई भी content कहाँ पे फंस सकता है. Any other doubts from your end so that we can proceed? Anyone? कोई भी सवाल हो तो जरूर से पूछो and then we can proceed. कोई क्वेश्चंस नहीं है? Okay, just a minute. I'll take a minute just to open the presentation. Okay, I'm sharing the content and hopefully the screen is visible to everyone now. Yes, sir. Great. So let's begin. See, whenever we are writing a report, we have to be very clear that the communication needs to be proper. And when I say it has to be proper, it cannot be in the form of anyone who is having an opinion can write. When you have an opinion, you need to justify using some existing literature. You need to justify your point using some analytical methods or data analysis. And then you need to give your findings and end up with certain conclusions. And obviously there is a section which is very underrated is suggestions for further research or for further studies. And that is where we need to understand that somehow down the line we need to also ensure that communication has to be adequate. कभी कभी लिमिट आती है कि 300 पेजेस की थीसिस लिखनी आती है एंड कभी कभी ये भी लिमिट आती है कि नहीं 100 पेजेस की भी थीसिस हो सकती है या 200 पेजेस की भी हो सकती है या इवन 150 के भी एक ऑड होता है. तो व्हाट इज योर टेक?
should we reduce the content of your PhD or should it be as elaborate as possible? मेरे जितने भी मेंटोर्स थे उन्होंने हमेशा ये बताया कि आपका रिसर्च टॉपिक जो होना चाहिए इट शुड बी एज प्रिसाइज एज द पॉइंट ऑफ अ नीडल एंड सिमिलर इज विथ योर PhD at the time when you are submitting your PhD thesis or writing a report, quality should be of प्राइमरी इंपॉर्टेंस. आई नो काफी क्लीशेड लग रहा होगा कि क्वालिटी कैसे हो सकती है, लेकिन क्वालिटी आपके इंट्रोडक्शन से लेके आपके कंक्लूजन तक दिखनी चाहिए और वो उसी समय दिखेगी जब आपने पूरा क्या कर रखा होगा, काम काफी फ्री फ्लो में कर रखा होगा. ठीक है, जब हम रिपोर्ट लिख रहे होते हैं नॉर्मली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो टेकिंग हेल्प ऑफ people who are into good typesetting mode और typing करते हैं. नहीं, a thesis is something which should be written by yourself, number one, because आपका idea है, ठीक है, and when you are writing it every time it becomes easy to even explain, ठीक है, because वाइवा तो आप ही का ही है and since आपको adjust करना है, आपको लिखना है, उसी को एक्सप्लेन करना है, so your content should be written by yourself. टेक्निकली इसका कोई प्री रिक्विजिशन नहीं है. व्हाट यू नीड इज अ गुड हैंड्स ऑन MS ऑफिस एंड MS ऑफिस अगर आता है तो उसके आगे पीछे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. रादर MS वर्ड एंड MS ऑफिस से जब हम MS वर्ड पर आते हैं तो MS वर्ड में भी हमारे पास APA MLA फॉर्मेट ऑलरेडी टाइप सेटेड होता है. तो अगर हमें APA फॉर्मेट में लिखने की जरूरत पड़ती है तो यू हैव गुड इनफ टूल ऑलरेडी इनबिल्ट एंड उसको आप यूज करके आप ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाए. ठीक. सेकंड पॉइंट ये है कि जब हम लिख रहे हो तो हमारा बायस कहीं से नहीं होना चाहिए. बायस किस मतलब से बायस होता है? बायस है कि मेरे रिसर्च का कंक्लूजन आ गया, से सपोज आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट इम्पैक्ट ऑफ सेम पर्टिकुलर फैक्टर ओवर सब अदर फैक्टर. तो जब मेरे पास ऑलरेडी कोई एक इम्पैक्ट का डिसीजन आ गया, मैंने एनालिसिस किया और उसका सॉल्यूशन आ गया कि इम्पैक्ट है, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन आई एम राइटिंग अ रिपोर्ट एवरी सेकंड लाइन आई एम ट्राइंग टू होम माय पॉइंट और ड्राइव होम दी असर्टेशन कि नहीं इम्पैक्ट है और हर लाइन दूसरी लाइन पे यही दिख रहा है. तो इट शुड नॉट बी, इट शुड शो कि ये फ्लो है, ठीक है, एंड इट शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी. स्पेशली द लिटरेचर रिव्यू. अगर लिटरेचर रिव्यू देखेंगे तो लिटरेचर रिव्यू में बहुत क्लैरिटी के साथ मेंशन करना चाहिए कि ये आपका क्रोनोलॉजी ऑर्डर में भी होना चाहिए. आइदर क्रोनोलॉजी में हो कि हम 1990 से स्टार्ट कर रहे हैं और 2022 तक के सारे लिटरेचर्स को साइड करते चल रहे हैं. और सेकेंडली ये किया जा सकता है कि हम क्या करें, हम स्टार्ट करें एक स्टोरी से जहाँ पे ये शो करें कि ओके ये ऐसे चलते आ रहा था, यहाँ पे गैप आई क्योंकि कुछ रिसर्चर्स ने ये स्टडी कर लिया और कुछ रिसर्चर्स ने ये स्टडी नहीं की. तो जहाँ पे मुझे वो गैप दिखाए हैं उसी गैप को हम क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे अपनी स्टडी से और वहां से बेसिकली फॉलो होगा मेरा रिसर्च गैप या सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी से. ठीक. हर एक रिसर्च रिपोर्ट का पन्ना जो होता है या जो पेज होता है, जब आप लिख रहे होते हैं आपको लिखना होता है थर्ड पर्सन के फॉर्मेट में और कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आप लिखें तो आपका दिमाग काफी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. Normally people take some content from this literature, some content from other literature, mix it up and try to just create an index जहाँ पे वो कोशिश करते हैं कि index create हो गया and no one is bound to read. But the fact is with the growing impetus on research work, it is necessary कि आपका research एक flow में काम करे. और फ्लो उसी समय आता है जब आपने इंडेक्स भी जो उसका बनाया है काफी साइंटिफिकली बनाया है. साइंटिफिकली इन द सेंस दैट इट शुड हैव अ स्टोरी इन इट. आई एम टेलिंग, काफी क्लीशे लगता होगा लेकिन स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि रीडर जो पढ़ रहा है वो आपके माइंडसेट से नहीं पढ़ रहा है. भले आपने लिख रखा है कि ओके कि ये इम्पैक्ट है, बट व्हेन यू आर सेंडिंग अ थीसिस टू द evaluators are not going to put a yes on this unless they are satisfied, and that satisfaction would be there only when you have written your thesis in a manner which is understandable.
there is one point using good words, better words and intelligent synonyms. You will listen to a lot of people who will say कि synonyms change करते चलो तो आपका जो content हो जाता है unique हो जाता है. No, don't do it, for a reason that in the world of AI we do understand कि कहीं ना कहीं synonyms आपके प्लैग को हटा देंगे, लेकिन आइडिया तो स्टिल वही है जो आपने लिफ्ट कहीं से की है. तो वो चीज़ ना करने से अच्छा तो यही है कि यू स्टार्ट राइटिंग, एंड व्हेन यू एक्चुअली राइट द कंटेंट बिकम्स क्लियरर टू यू आल्सो, एंड दैट क्लैरिटी विल ओनली कम व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग. तो जितना लिखते हैं उतना हम लोग बारीक होते रहते हैं और उतना ही क्लैरिटी के साथ लिखेंगे. ओके, when I say mechanics of report writing, there are certain rules and regulations. ठीक है, कि कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, कितनी मार्जिन्स होने चाहिए, किस इंक में लिखना चाहिए, रूल्ड पेपर होता है कि अनरूल्ड पेपर होता है. ओके, ये जो फिजिकल डिजाइन की बात होती है, इट आल्सो वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ऑर्डिनेंसेस टू ऑर्डिनेंसेस, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली उनकी मार्जिन्स की टाइप स्पेसिंग डबल होती है. ठीक है, ब्लू या ब्लैक इंक पे आप लिखते हैं, अनरूल्ड पेपर होता है जो कि A4 पे आपको प्रिंट करना होता है. ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान दें जब भी आप करें. ओके, आई हैव ऑल्सो सीन, क्योंकि ये बात हो रही थी, जब हम लोग कुछ भी लिख रहे होते हैं, हम लोग पेज सेटअप कब करते हैं? पेज सेटअप कब करना चाहिए? पहले कर लेना चाहिए कि लास्ट में करना चाहिए? एनीवन? पेज सेटअप कब होना चाहिए? पहले हो जाना चाहिए कि लास्ट में होना चाहिए? जब हम नोट्स बना रहे होते हैं तो हम MS वर्ड में जाते हैं, पेज सेटअप में जाते हैं, उसमें पोर्ट्रेट करते हैं, उसके मार्जिन सेटअप करते हैं, उसका गटर सेट करते हैं, इंडेंट सेलेक्ट करते हैं, लाइन स्पेसिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, पैराग्राफ में जाके फॉर्मेटिंग. तो जो फॉर्मेटिंग हमें बाद में करनी होगी वो हम बाद में ना करके सबसे पहले करेंगे, एंड देन वी विल बिगिन टू राइट. प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन यू स्टार्ट. एक्सीलेंट सोनाली, शिखा, हमें सबसे पहले ही करनी चाहिए, क्योंकि पहले करने का फायदा ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जब हम उसको स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मेट फॉलो करते रहेगा, जो कि फॉर्मेट मैंने पहले से ही डिमार्केट कर दिया है. सेकंड एक और इशू आता है, इशू ये आता है कि से सपोज यू हैव रिटन 2 पैराग्राफ्स, 2 पैराग्राफ लिखने के बाद मुझे थर्ड पैराग्राफ कहीं से कॉपी करके पेस्ट किया. तो जब मैंने कॉपी करके पेस्ट किया तो ऊपर का फॉर्मेट तो कुछ और मैंने सेलेक्ट कर रखा है, नीचे से जो कॉपी किया होगा वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है. तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि हमें कॉपी पेस्ट अवॉइड करना चाहिए ओरिजिनल पीसेस में. What I am saying is very important. Please note, even if you have written into some other Word file, make sure that while copying you do not change the formatting features of your existing file, क्योंकि फॉर्मेटिंग फीचर्स आपके हमेशा चेंज होते हैं जब आप कॉपी पेस्ट दूसरे सोर्स फाइल से कर रहे होते हो. ठीक, तो ये चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए कि जब हम लेआउट भी डिज़ाइन कर रहे हैं तो काफ़ी टेक्निकली नहीं करेंगे, वेल थॉट आउट होना चाहिए. लेआउट का यहाँ मतलब यही है कि हम इंडेक्सिंग सही कर लें. हमें ये पता होना चाहिए कि हम लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं तो लिटरेचर रिव्यू में काफ़ी सेक्शंस होते हैं. इवन दो वी से कि 5 ही सेक्शंस होने चाहिए, जिसमें इंट्रोडक्शन हुआ, लिटरेचर रिव्यू हुआ, मेथोडोलॉजी हुआ, एनालिसिस हुआ, कंक्लूजन हुआ, बट सबके अपने अपने सेक्शंस होते हैं. सबके लिटरेचर रिव्यू को भी अगर हम चाहें तो कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक, और अगर लिटरेचर रिव्यू को भी हम कैटेगराइज कर रहे हैं तो इट इज जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ कैटेगराइजिंग, वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम जिसको हम जस्टिफाई करना चाह रहे हैं. क्या हम क्रोनोलॉजी में जाना चाह रहे हैं या हम बेसिकली एक स्टोरी फॉर्मेट में जा रहे हैं? अकॉर्डिंगली मेरा इंडेक्स भी वैसे ही कन्वर्ट होगा. जब हम डेटा फाइंडिंग्स की भी जा रहे हैं तो कुछ आपके ऑब्जेक्टिव की फाइंडिंग्स होंगी, कुछ आपके वो फाइंडिंग्स होंगी जो कि आपके स्टडी को सिर्फ सपोर्ट कर रही होंगी, बट वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे. Isn't it? जब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे और सपोर्टिव ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो क्या सपोर्टिव ऑब्जेक्टिव्स को पहले रखना चाहिए या प्राइमरी पहले एक्सप्लेन कर लेना चाहिए, फिर सपोर्टिव वाले करने चाहिए? उसके पीछे का भी लॉजिक बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है. हमें वैसे ही यूज करना चाहिए ताकि हम उसको जस्टिफाई कर पाए. अगर हम नहीं जस्टिफाई कर पाए तो बहुत ही डिफिकल्टी होगी. यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम लोग इंडेक्स भी जब बनाएंगे तो ये जरूर से सोचेंगे देयर हैज टू
a lot more effort put on creating an index, cause index creation अगर आपने सही कर लिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके पीएचडी थीसिस को एक रूट मिल जाएगा, ठीक है, एक क्लैरिटी मिल जाएगी, एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा. वो स्ट्रक्चर बन जाता है, इट बिकम्स इजी. मे बी यू माइट डिसाइड, I have already taken a class on how to write the introduction part also. So what happens is introduction पहले नहीं लिखना चाहिए. introduction हमेशा, मेरा यही मानना है कि हमेशा हम लोग को कब लिखना चाहिए? लास्ट में, जब हमने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, कंक्लूजन लिख लिया, कंक्लूजन के बाद यू शुड गेट बैक टू इंट्रोडक्शन एंड यू शुड राइट इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन शुड टॉक अबाउट not only about your study but should also talk about the macro environment जिसमें आपकी स्टडी हो रही है, ठीक है, चाहे साइंटिफिक स्टडी हो, चाहे सोशल साइंसेज में स्टडी हो, लेकिन स्टडी एट द एंड ऑफ द डे इज गोइंग टू ऐड समथिंग न्यू टू योर एग्जिस्टिंग लिटरेचर. तभी आपकी रिसर्च की कैटेगरी में आती है. और रिसर्च को लिखने का सिंपल लॉजिक यही है कि पहले आप कैटेगराइज करो, इंडेक्स क्रिएट करो, सारे सेक्शंस लिख लो और लास्ट में इंट्रोडक्शन लिखो, क्योंकि इंट्रोडक्शन इज वन चैप्टर. लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव समरी, लेकिन एग्जीक्यूटिव समरी नहीं, इंट्रोडक्शन भी लोग पढ़ते हैं. और इंट्रोडक्शन अगर आपने काफ़ी अच्छा लिखा है तो इट गिव्स द इवैल्यूएटर अ सेंस, ओके, दैट काफ़ी समझदारी से किसी रिसर्च राइटर ने रिपोर्ट लिखी है. सो द इंटायर फोकस शुड बी ऑन व्हाट? द इंटायर फोकस शुड बी ऑन creating a well chalked out index जहाँ पे आपने अपने प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन लिखा है. Obviously everyone would be having some template researches जिनको फॉलो करके आपने थीसिस सोची होगी दिमाग में, आपने रिसर्च टॉपिक सोचा होगा, ठीक है, और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख होंगे, लेकिन वो फाइनल नहीं होना चाहिए. वो सिर्फ आपके लिए क्या होना चाहिए? एक गाइड या एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि ओके दिस इज व्हाट एनीवन एल्स हैज फॉलो. एज इट इज कॉपी करके लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन ये प्रैक्टिस आपको एक कंपार्टमेंट में बांध देगा और आप कहीं ना कहीं रिसर्च के साथ क्या कर लेंगे? आप रिसर्च के साथ डू अवे कर लेंगे. तो रिसर्च शुड ऑलवेज बी क्रिस्टल क्लियर. ये बात सबको समझ में आ गई लेआउट की. लेआउट इज मोर अबाउट क्रिएटिंग योर इंडेक्स. इफ यू कैन अंडरस्टैंड देन इंडेक्स इज वन थिंग. अगर आपका फाइनल हो जाता है तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि इंडेक्स से ही आप काफी कुछ चीजें कर लेंगे. ओके, ट्रीटमेंट ऑफ कोटेशंस और फुटनोट्स. कोटेशंस काफी लोग प्लेस करते हैं एंड कोटेशंस जब हम लोग प्लेस करते हैं तो उसको डिफरेंट शो करने की कोशिश करते हैं कि सिंगल पेस्ट्रॉफी में डालते हैं या डबल पेस्ट्रॉफी में डालते हैं. एंड कोटेशन डालते क्यों हैं? एनी रिसर्चर हु वांट्स टू से आखिर कोटेशन डालते क्यों हैं? समीर, कोटेशन क्यों डाली जाती है? सर कोटेशन डाली जाती हैं अपनी बातों के प्रमाण के रूप में मुख्यतः, और हम जो बात कह रहे हैं उसके पीछे मतलब कि ये हमारी अपनी बात नहीं, इसके पीछे किसी प्रसिद्ध या इस आदमी के जानकार या उस फील्ड के विशेषज्ञ की मतलब प्रमाणित करने के रूप में इस ढंग से बोलते हैं. ओके, तो जब हम कोटेशन डाल रहे हैं तो लिटरेचर रिव्यू, जब आपने अगर देखा होगा तो लिटरेचर रिव्यू भी तो हम वही चीज कर रहे होते हैं. तो कोटेशन और लिटरेचर रिव्यू में फर्क क्या हुआ? सर कोटेशन एज इट उसके शब्द होते हैं, लिटरेचर रिव्यू उसके विचारों को हमारे शब्दों में होता है. तो कोटेशन डालने का मतलब वो मतलब पूरे के पूरे उसके शब्द हैं, उसको हमको कोट करना होता है, उसका पूरा संदर्भ देना होता है. पर जब हम लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उसके एज इट उसके भाव, वहां वो एक ढंग से कहें तो भावार्थ होता है. कोटेशन भावार्थ नहीं बल्कि शब्द ही शब्दशः होते हैं. एक्सीलेंट. तो जब कोटेशन की बात आती है तो कोटेशन ऑब्वियसली हम कोट क्यों लिख रहे हैं? हम कोट को क्यों नहीं अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं? हम कोट को इसी कारण लिखना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वहां पे कुछ ज्यादा सब्सटैंशियल मैटर हम प्लेस करें जिससे हम रिलेट कर पाए या अपनी स्टडी को कोरबोरेट कर पाए या इंडोर्स कर पाए कि लुक दिस सो एंड सो पर्सन हैज एक्चुअली रिटन समथिंग ग्रेट. और कोटेशन हम लोग किसी भी नॉर्मल राइटर को नहीं कोट करते हैं, हम लोग उसी को कट करते हैं जिसकी ऑलरेडी उस पर्टिकुलर डायमेंशन में या उस सेक्टर में काफ़ी नाम है. अगर मुझे कोट करना होगा इकोनॉमिक्स की मैं बात कर दूं तो मैं शायद एडम स्मिथ को कोट करूंगा,
ठीक है, मैं किसी भी एक नॉर्मल रिसर्चर को नहीं कोट करूंगा, एंड दैट इज वेयर द लॉजिक इज। जब हम कोटेशन लिखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि मेरे लिटरेचर रिव्यू में हम उसको बिल्कुल ही सेपरेट दिखाएं, ठीक है। फिर हम चाहे उसको सिंगल स्पेस कर सकते हैं या डबल स्पेस करें, वो डिपेंड करता है कि कितना कंटेंट वो ले रहा है, ठीक। अच्छी बात यह है कि जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है, जब आप इंट्रोडक्शन भी लिख रहे हैं, जब आप हम लिटरेचर रिव्यू में भी डाल रहे हैं, कोटेशन ज़्यादातर इंट्रोडक्शन में जाते हैं। और इसका रीज़न ये है क्योंकि हम अपने इंट्रोडक्शन को काफ़ी सपोर्ट देना चाहते हैं। लिटरेचर में तो ऑब्वियसली देयर आर इन नंबर ऑफ रिसर्चर्स जिसको हम बताते हैं कि इन्होंने ये रिसर्च की, उन्होंने ये रिसर्च की और उन्होंने ये बेसिकली गैप दिखाया। लेकिन इंट्रोडक्शन में हम समा बांधने की कोशिश करते हैं। वी आर ट्राइंग टू इंश्योर दैट रिसर्चर्स और द इवैल्यूएटर इज बेसिकली स्टिकिंग टू योर PhD thesis and is going through the study। और वो पहले 15 पन्ने पढ़ने के लिए आप इंश्योर करते हैं कि आप उन बड़े लोगों का भी नाम लें जिनका इस पर्टिकुलर डायमेंशन में नाम है। तो कोटेशन का एक रोल होता है और वो रोल वही है। कभी कभी हम कोटेशन के अलावा एक काम और करते हैं, हम कोटेशन के अलावा कुछ डेटा फिगर्स भी साइट करते हैं। हम बताते हैं इकोनॉमी के कुछ फिगर्स बता देते हैं। जैसे सपोज हमने वर्ल्ड बैंक को कोट कर दिया कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कम हो गया है, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं सिचुएशन भी बताते हैं, और जब हम सिचुएशन बता रहे हैं तो हमें और क्या ज़रूरत हो जाती है, हमें ज़रूरत हो जाती है कि जब हम रिपोर्ट को कोट करें, से सपोज आई कोट वर्ल्ड बैंक्स रिपोर्ट, और से सपोज आई एम डूइंग एनी रिसर्च इन हेल्थ साइंसेज एंड आई वांट टू कोट अ हू रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम रिपोर्ट कोट कर रहे हैं तो हमें सिर्फ रिपोर्ट को क्या कोट करना चाहिए। शुड आई राइट WHO रिपोर्ट और शुड आई राइट WHO रिपोर्ट ऑन सो एंड सो फॉर सो एंड सो ईयर, कैसे कोट करना चाहिए। हम लिख दें अपने ही उसमें कि अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट सो एंड सो वेर द फाइंडिंग्स, इजंट इट। अगर हम ये लिखते हैं तो दो इश्यूज आएंगे। एक तो इशू ये आएगा कि हमें ये बताया ही नहीं कि कौन सी डेट में हुई है रिसर्च। हर टाइम का एक अपना रेलेवेंस होता है। अगर मैंने टाइम ही नहीं बताया तो मुझे किसी इवैल्यूएटर को अगर आपके ऑथेंटिसिटी चेक करनी होगी तो वो भी नहीं चेक कर पाएंगे कि ये रिपोर्ट कौन सी कोट कर रहे हैं। दूसरा, हमें जब भी रिपोर्ट, हम कोई भी डेटा साइट कर रहे हो तो हमें डेटा के साथ उसका टाइम ज़रूर से मेंशन करना चाहिए और संदर्भ भी मेंशन करना चाहिए, द सिचुएशन इन विच द रिपोर्ट वाज रिटन। वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो देयर आर टाइम्स ऑफ कोविड, जैसे 2 साल के कोविड रिपोर्ट हुआ है तो आपकी सारा डेटा जो होगा काफ़ी स्क्यूड होगा। अब 2017 से पुराना डेटा चले जाइए और 2023-24 के बाद वाला डेटा प्रोबेबल आपको डिफरेंट रिफ्लेक्शन नहीं देगा, सिमिलर रिफ्लेक्शन देगा। लेकिन 2020 से 22 का डेटा जो होगा आपको एक अलग ही स्पेशल डेटा देगा। तो जब आप रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तो टाइम का एक अपना ही इम्पैक्ट होता है, एंड दैट इज वाई whether you are giving a quotation or you are citing a report, please make sure that you are giving the time also। टाइम मेंशन करना रिपोर्ट का ज़रूरी है, प्लस किस पर्टिकुलर सिचुएशन में लिखी गई। अगर आपने वो मेंशन कर दिया तो आपको स्टडी को काफ़ी डायरेक्शन मिल जाती है। Just imagine if I'm writing a WHO report on the lifestyle of the people or on employment for the year 2020 states this। एक सेंटेंस ही है और दूसरा सेंटेंस में मैंने ये लिखा कि the WHO report for 2020 during COVID-19 times states that the employability of people have actually decreased। इससे दो चीज़ें पता चलती हैं, आपकी PhD की मार्केटेबिलिटी भी वहीं से आएगी। कितने लोग चाहते हैं कि आपके PhD जो है 2030-2040 के बाद भी लोग पढ़ें? आई गेस सभी लोग चाहते होंगे, प्रोबेबल। लेट्स अज्यूम द कॉमन सेंस, ठीक है। एंड अगर सब चाहते हैं तो आपकी थीसिस मार्केटेबल कब होगी? मान लीजिए 2030 या 2040 में कोई बच्चा उठा के PhD अपने समय में ढूंढ रहा है कि ओके मुझे साइंटिफिक थीसिस में कुछ ढूंढना है, और आपकी रिपोर्ट आ गई, लेकिन आपने रिपोर्ट में 2020 लिखा। आई एम अज्यूमिंग कि 2040 या 2050 का जो स्टूडेंट होगा उसको शायद ये भी याद नहीं होगा 2020 में क्या हुआ था। लेट्स अज्यूम टेक्नोलॉजी जैसे स्पीड से भाग रही है, people's attention span is already reducing, they will not be remembering anything, and when they will not be remembering anything, it is necessary कि हम लोग ज़रूर से वहाँ पे कोट कर दें। शायद पढ़ने के समय में किसी को याद नहीं रहेगा कि 2020 में क्या हुआ, लेकिन अगर आपने वहाँ पे लिख दिया कि COVID-19 के समय के ये फैक्टर्स हैं
तो शायद आपकी स्टडी को उसी रेट्रोस्पेक्ट में देखा जाएगा जिस रेट्रोस्पेक्ट में आप चाहते हैं बताना। ठीक, नेक्स्ट पार्ट है फुटनोट्स। फुटनोट्स पहले ज़माने में बहुत चलते थे। हर पेज पे क्या होता था, जब हम लिटरेचर रिव्यू की बात करते थे तो अगर मैंने किसी एक पेज पे 4 ऑथर्स को साइट किया है तो 4 ऑथर्स को क्या करता था मैं वहीं पर ही फुटनोट में ऐड कर देता था। ठीक है, जो उसका साइटेशन होता था वो तो लिटरेचर रिव्यू का पार्ट हो गया, लेकिन उसका जो सोर्स है, जो उसका रेफरेंस है, वो फुटनोट का पार्ट हो जाता था। बट दिस प्रैक्टिस हैज बीन गिवन अवे। If you get back to PhDs of 1980s, 1990s or even 2000, early 2000, तो फुटनोट्स आपके हर चैप्टर के एंड में ही आ जाते थे। आइदर आपने सारे रेफरेंसिंग एंड ऑफ द थीसिस में कर रखे हैं, या आपने चैप्टर वाइज रेफरेंसिंग कर रखी है, या आपने हर पेज वाइज पे ही वहीं का वहीं साइट कर दिया। जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी थीसिस में ऐसा होता है। फुटनोट्स ऑथोरिटीज को साइट करने के लिए होता है, क्रॉस रेफरेंसिंग में ज़रूर से मदद करता है। क्रॉस रेफरेंसिंग बेसिकली इज ओनली फॉर रेफरेंसिंग, एक्नॉलेजमेंट करने के लिए भी होता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिव्यू के लिए भी। अब मतलब क्या है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। हु की रिपोर्ट है 2019 या 2018 की जो मैंने साइट की, लेकिन मैं उसी समय चाहता हूँ कि मैं वो रिपोर्ट वहीं देख लूँ, लेट मी सी कि वो रिपोर्ट कैसी है। तो व्हाट शुड आई डू? जैसे वहाँ पे तो उसी पेज में अगर साइटेशन होता तो मैं क्या करता, मैं उस साइटेशन पे वहीं से आता और वहाँ पे क्लिक करके ऑटोमेटिकली एक नया ब्राउजर खोल लेता और वो रिपोर्ट वहाँ पे खुल जाती, तो मेरे लिए एक्सेसिबिलिटी ईजी हो जाती। अब एक्सेसिबिलिटी ईजी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अब वो जो फुटनोट पहले आप डाल लेते हैं वो फुटनोट कहाँ पे जाएंगे, एंड ऑफ द चैप्टर में जाएंगे, विच मीन्स कि आपको एंड में जाके उसका फुटनोट में ढूंढना, उसका रेफरेंसेस में ढूंढना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट कहाँ पे साइट हुई है। Citation is one way which makes your cross reference way too easy. हालांकि ये प्रैक्टिस अब कम लोग यूज करते हैं, अब कहीं पे फुटनोट का कल्चर नहीं होता, अनलेस आपके इंट्रोडक्शन में आप कुछ ऐसी चीज है वैसा कुछ हाईलाइट करना चाहते हो दैट यू वांट योर रीडर टू गेट दैट एक्सेस इंस्टेंट अवे। आरबीआई की रिपोर्ट अगर मुझे प्रेजेंट करनी हो जाए या यूनिसेफ की मुझे कोई रिपोर्ट थी, मैं चाहता हूँ कि इवैल्यूएटर देखे और इवैल्यूएटर को उसी समय ही वो रिपोर्ट मिल जाना चाहिए ताकि वो क्रॉस रेफरेंस से चेक कर पाए कि ओके ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएटर के पर्पस के लिए। काफ़ी रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो कि आप चाहते हो कि इवैल्यूएटर पहले पढ़ लें बिफोर रीडिंग योर थीसिस, इजंट इट? कुछ होते हैं काफ़ी रिपोर्ट्स पर आपका भी होगा। ओनली टू कोट, व्हेन आई डिड माय PhD, I did my study on a Kreisel report। तो क्राइसिल की रिपोर्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी कि मेरा जो इवैल्यूएटर वो क्राइसिल की रिपोर्ट पहले पढ़ ले, क्योंकि बाद में पढ़ेगा तो शायद उसे समझ में नहीं आए, और क्राइसिल की रिपोर्ट पहले पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके लिए बाकी सारे पैरामीटर समझना इजी हो जाएगा। इवन दो ही इज ऑफ योर सेम डोमेन, येट यू वुड वांट हिम टू बी एट इट, एंड वो एट इट वाला जो फैक्टर आता है वो उसी समय आता है जब आप क्रॉस रेफरेंसिंग उनके लिए आसान कर सकते हैं। क्योंकि कोई पेन नहीं लेगा कि लास्ट के 225 पेजेस के बाद जाके वो कोई टिक करे और क्लिक करके जाएगा। What he will do is he will go through all pages and then you might try to look at the references। लेकिन वो फैक्टर अच्छा उसी समय है जब आपने फुटनोट शुरू में ही डाल दिए, अगर आप चाहते हैं कि वो वहाँ पे जाएं। वैसे फुटनोट का कल्चर काफ़ी कम हो चुका है, unless you want the reports to be cited then and there। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल। ठीक है, अगर किसी किताब को हम कोट कर रहे हैं, ठीक है, या हम किसी रिसर्च को कोट कर रहे हैं और वो सिंगल वॉल्यूम है या फिर मल्टीपल वॉल्यूम होगी, तो उसका भी एक अपना सेट पैटर्न है। हम कोई भी रेफरेंसिंग स्टाइल अपने हिसाब से नहीं लिख सकते हैं अगर हम रेफरेंसिंग स्टाइल नहीं यूज करते हैं। ओके, आई विल एक्सप्लेन इन अ वे टू इजी लैंग्वेज। लेट अस सपोज जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल में ऑथर्स नेम है, टाइटल ऑफ द पेज है, प्लेस है, पेजिनेशन है, ठीक है, ये सारी चीजें दे रखी हैं, ये नॉर्मल है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट APA, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट MLA फॉर्मेट। अगर कुछ ऐसा दे रखा है तो हमें क्या करना होगा, हमें तो बेसिकली इन चारों चीज़ों को वहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक, ये काम पहले
हमें टाइप करके करना पड़ता था। अब ऐसा कुछ है, अब हमारे पास एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर आ गया है जिसको हम लोग मेंडले बोलते हैं। नाम सुना है किसी ने? आई गेस बहुत लोगों ने सुना होगा। मेंडले इज यूज फॉर रेफरेंसिंग एंड फॉर आल्सो क्रॉस रेफरेंसिंग। तो उसके थ्रू क्या हो जाता है, उसके थ्रू इट बिकम्स इजी टू रेफरेंस और ऐड रेफरेंसेस और इवन साइट योर ओन पब्लिश्ड वर्क। तो इजीली आप अपनी चीज़ों को साइट कर सकते हो और दूसरा साइटेशन बेसिकली वहाँ से एज इट इज कॉपी करके उठा के पेस्ट भी कर सकते हो। हमें रेफरेंसिंग सही क्यों करनी चाहिए? आपने देखा होगा कि काफ़ी रिसर्च पेपर्स हम जब भेजते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं अगर आपने APA फॉर्मेट नहीं फॉलो किया है। एवरीवन वुड लाइक टू हैव एन APA फॉर्मेट और एन MLA फॉर्मेट। जब भी अच्छे रिसर्चर्स होते हैं या जर्नल्स में भेजते हैं तो दे गेट रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि आपने APA फॉर्मेट नहीं भेजा। और रेफरेंसेस यूजुअल केस में लोग क्या करते हैं, वो जगह जगह से कॉपी करके पेस्ट करके उसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेते हैं या क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर देते हैं रेफरेंसेस में, विच इज द शॉर्टेस्ट कट टू फेलियर। ठीक है, क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रेफरेंसिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो साइटेशन का पार्ट हो जाता है। अगर आपने प्रॉपरली काम को साइट नहीं किया है किसी के भी, तो वो कभी भी एड ऑन नहीं होगा। इफ़ यू हैव रिटन 40 रिसर्चेस, लिटरेचर रिव्यू में डाल दिया, उन्हीं 40 को आपने क्या किया, साइट भी कर दिया, रेफरेंसेस में ऐड कर दिया। लेकिन अगर उनको हमने APA फॉर्मेट नहीं किया है या उनका हमने MLA फॉर्मेट पे नहीं उसको करके रेफरेंसिंग किया है, तो इशू क्या है कि वो साइट कभी पहुंचेगी ही नहीं, साइटेशन का ऐड ही नहीं होगा। एंड एवरी ऑथर एट द एंड ऑफ द डे, हम चाहे जितना बता लें, वॉन्ट्स टू गेट साइटेड। सबकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है या रिक्वेजिशन होती है कि उसका H इंडेक्स बहुत हो जाए। आई सपोज एवरीवन नोज अबाउट H इंडेक्स, इजंट इट? सुना तो जरूर से होगा H इंडेक्स। ठीक है, तो H इंडेक्स होता क्या है? H इंडेक्स ये होता है कि आपका कितना पब्लिकेशन है जिसके n नंबर ऑफ साइटेशंस हैं। सो इफ यू हैव 5 पब्लिकेशंस विद 5 साइटेशंस इन ईच, तो आपका H इंडेक्स 5 हो जाएगा। अगर आपके 2 पब्लिकेशन हैं और आपके इन्हीं दोनों पब्लिकेशन के सिर्फ 2 ही साइटेशंस हैं, तो आपका H इंडेक्स 2 हो जाएगा। सो n इंटू n का फैक्टोरियल यूज होता है जब भी हम H इंडेक्स की बात करते हैं। तो हमें H इंडेक्स भी चाहिए, हम चाहते हैं कि साइटेशन भी हो और हम दूसरों का साइटेशन भी सही से करें। ओनली देन थिंग्स गो हैंड इन हैंड। Mendeley is a solution to it now. उससे पहले बिब्लियो करके काफ़ी सॉफ्टवेयर्स आए थे जो कि यूजुअली सेम चीज़ करते थे। अदरवाइज लोग गूगल स्कॉलर पे लॉग इन करते हैं, गूगल स्कॉलर से जो पेज की साइटेशन होती है, जो रिसर्च पेपर की साइटेशन होती है, वो वहाँ से भी कॉपी कर लेते हैं। ईजियर यूज टूल है। However, nothing like to be updated with the content which is available for the researchers, and Mendeley is one software which I'll always recommend for referencing and cross-referencing. Becomes easy. हम चाहे बुक की बात करें रेफरेंसिंग की, चाहे हम बात करें जर्नल के रेफरेंसिंग की, तो इन एनी केस हमें दोनों रेफरेंसिंग में कुछ सेट पैरामीटर्स होते हैं जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। APA और MLA को मैं टेक्निकली भी समझाऊंगा कि दोनों के अगर हम सिर्फ APA फॉर्मेट करते हैं, ठीक है, तो उनके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं। MLA फॉर्मेट यूज करते हैं तो उनके अपने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना रखना है कि अपनी रिसर्च रिपोर्ट को फंडामेंटली उनके जो भी रिक्वेजिशन है सिर्फ उनको फॉलो करना है। ठीक है, सिंपल ही रखना है और सिर्फ हमें रेफरेंसेस को सही से प्लेस कर देना है। अगर हमने रेफरेंसेस सही से प्लेस नहीं किए तो नीडलेस टू से काफ़ी चीज़ें गलत हो सकती हैं। जैसे मैंने पिछली बार में बताया कि ऑथर का नाम पहले आएगा, तो वैसे ही कुछ किया गया है। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल है। आई गेट बैक टू दिस डॉक्यूमेंटेशन व्हेन आई विल डिस्कस APA इन डिटेल। ठीक है, तो विल सी कि एग्जैक्टली कैसे हम लोग को APA में साइट करना चाहिए। दिस इज फॉर अ सिंगल वॉल्यूम रेफरेंस, और सिमिलरली इसका मल्टी वॉल्यूम रेफरेंस भी होते हैं। मल्टी वॉल्यूम रेफरेंस में हमें सिर्फ चीज़ें ऐड करनी होती है वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे अगर हमने देखा होगा कि हमने एडिशन ऐड कर दिया है क्योंकि फॉर अ रीज़न कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा एडिशन है। ऐसा तो है नहीं कि हमें एक ही एडिशन यूज़ किया है। दे कैन बी 10th एडिशन ऑल्सो, दे कैन बी 14th एडिशन, और हर एडिशन एक दूसरे से फ़र्क होता है। भले लिख देते हैं हम लोग की रिवाइज एडिशन है, बट देर आर ऑलवेज सर्टेन चेंजेस।
I have met people who have a habit of even copying the content from the book as it is handwritten. वो cite करते हैं बुक से और फिर वो उसका वॉल्यूम से लेके सब कुछ खुद से लिखते हैं, फिर उसको वो टाइप करते हैं वर्ड पे. सो यू विल मीट रिसर्चर्स जो कि काफ़ी मेहनत करते हैं इस पार्ट में. इस पार्ट में मेहनत इस कारण भी करनी चाहिए क्योंकि वो आपके काम को जस्टिफाई करता है. आपने अगर रेफरेंसेस बहुत अच्छे से नहीं लिखी है तो समवेयर डाउन द लाइन मे बी यू आर नॉट टू सीरियस. इनफैक्ट इस स्लाइड में नहीं मेंशन है बट मेरा एक अपना व्यू पॉइंट है. In case your research has a reference, obviously your research will have a reference. उस रिसर्च पेज को या उस रिसर्च पेपर को आपने कब लास्ट एक्सेस किया है. हो सकता है कि मैक्सिमम आपने ऑनलाइन एक्सेस किए होंगे. अगर आपने ऑनलाइन एक्सेस किया है तो यू शुड ऑल्सो मेंशन रेफरेंस में कि आपका एक्सेस वो लास्ट पेज कब हुआ है. आपने WHO की रिपोर्ट पढ़ी या आपने RBI की कोई पेज को विजिट किया था, RBI पेज, तो RBI का आपने URL तो डाल दिया. URL इज कंप्लीट वेब एड्रेस. लेकिन वेब एड्रेस के बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए कि द पेज वाज लास्ट एक्सेस्ड ऑन सो एंड सो डेट. व्हाई? फिर बता सकते हैं हमें क्यों लिख लेना चाहिए? क्योंकि कौन बताने वाला है? ऐसा क्यों कर लेना चाहिए? आई थिंक सर वो अपडेट हो जाएगा और रिमूव भी हो सकता है. यस, एक तो रिमूव हो सकता है, दूसरा वो अपडेट भी हो सकता है, जिसके पूरे चांसेस हैं क्योंकि चेंजेस होंगे ही होंगे. हो सकता है वो पेज ही हटा दिया जाए. एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या करना चाहिए, हम वेब पेज पे कोई भी चीज़ एक्सेस कर रहे हैं, जब हम वेब एड्रेस वहाँ पे मेंशन कर देते हैं रेफरेंसेस में, तो हमें उसको ज़रूर से मेंशन कर देना चाहिए कि लास्ट उसको हमने कब एक्सेस किया. एक चीज़ और हमें उसमें करनी चाहिए, हमें उसमें DOI डाल देना चाहिए. DOI अगर हमने वहाँ पे डाल दिया तो उसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि वो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है. इसका मतलब है कि वो जो आपका रिसर्च पेपर जिससे आपने कोई कोटेशन या कोई आपने ऑथर को साइट किया है किसी के जर्नल पेपर को, तो जर्नल को आपको साइट करने के बाद उसका DOI आपने मेंशन कर दिया. इट मीन्स योर जर्नल इज ऑब्वियसली ऑथेंटिक तो है ही है और वो एक्सेसिबल है और ये आपका उसका लोकेटर है जो कि हमने DOI से मेंशन कर दिया. सेइंग दैट अगर आपके जर्नल जिसको आपने कोड किया उसका DOI है ही नहीं, इट डजंट मीन दैट योर thesis or your PhD or your research paper is not authentic. However, it only streamlines and smoothens your work कि अगर आपने उसमें DOI डाल दिया. तो DOI एक ऐसा है जो अभी recent thesis में आप शायद ना देखें, but nothing like doing a better practice. अगर किसी चीज़ से हमारी PhD की thesis को weight मिल सकता है कोई technicality को follow करने से, make sure you do it and you do it right from scratch. आज से स्टार्ट करना ज़्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू मे बी 3 years डाउन द लाइन, क्योंकि मे बी 3 years डाउन द लाइन यू विल नॉट बी एबल टू डू इट एट वन गो. तो यहाँ से ये है कि आपने जो वेबसाइट देखी उस वेबसाइट को हमने कॉपी करके वर्ड पे डाल दिया और लिख दिया कौन सी डेट को मैंने एक्सेस किया. सिमिलरली हमने अगर कोई जर्नल का कोई रिसर्च पेपर पढ़ा तो उस रिसर्च पेपर को हमने DOI की वेबसाइट पे जाके चेक कर लिया कि ये इसका DOI लोकेटर क्या है, हमने DOI भी कॉपी कर लिया. योर वर्क इज गोइंग टू बी breeze because referencing takes a lot of time. सबसे ज़्यादा एरर्स जो होते हैं वो रेफरेंसिंग में ही होते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि हमने सारा काम तो लिटरेचर रिव्यू में कर ही दिया है, ठीक है, हम क्यों नहीं बाकी सारा काम भी कर लिए. एंड एट द एंड ऑफ द डे रेफरेंसिंग कोई पढ़ता नहीं है, कोई देखता नहीं है. ऐसा नहीं है. प्लीज मेक श्योर दैट रेफरेंसिंग इज एब्सोल्युटली राइट एज डिमांडेड बाय द रेगुलेशंस, क्योंकि अगर आप APA फॉर्मेट नहीं फॉलो करते हैं then it will be very difficult. People have a habit of copying references from n number of sources and then pasting it. आपके शायद लिटरेचर रिव्यू में 30 या 100, 50, 70, 80 जो भी रेफरेंसेस आपने कोट किए हैं, हो सकता है आपने रेफरेंसेस में 400, 500 डाल रखे होंगे, क्योंकि कॉपिंग एंड पेस्ट इज समथिंग जो कि बहुत आराम से आता है. तो आपने कॉपिंग पेस्ट करके कर दिया, मे बी आपने जो ऊपर कोट किए होंगे ऑथर्स को वो शायद आपके रेफरेंसेस में होंगे भी नहीं. तो प्लीज़ लिटरेचर रिव्यू में जिस ऑथर को आप कोट कर रहे हो उनके रेफरेंसेस भी नीचे होने चाहिए. आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि अगर मैंने
से एडम स्मिथ को कोट किया है उनकी किसी किताब से, तो एडम स्मिथ की उन किताब का जिक्र आपके लिटरेचर रिव्यू में भले है, लेकिन रेफरेंस सेक्शन में भी होना चाहिए. इन केस both things do not match, maybe your PhD also has a gap. Forget the research gap. These are small things, but need to be looked at into wisely, because just having a PhD thesis at the end of the day will not suffice your purpose. You are also going to write good quality research. और गुड क्वालिटी का मतलब यही होता है कि आप अच्छे जर्नल्स में अपना पेपर पब्लिश करेंगे. अच्छे जर्नल्स में रिक्वायरमेंट आपका ज़रूर से आता है. ये साइंटिफिक रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं. इफ़ यू लुक इनटू एमरल्ड और एल्सेवियर or even SCI publications, the time to even submit your research पर आपको मैन्यूस्क्रिप्ट उनके हिसाब से प्रिपेयर करनी होती है, और मैन्यूस्क्रिप्ट को प्रिपेयर करने में लाख गुना ज़्यादा समय लगता है. इट्स वेरी टीडियस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. उसके भी सॉल्यूशंस आ गए, बट अभी भी समय उतना ही लगता है, और रेफरेंसिंग में काफ़ी मेहनत लगती है. और रेफरेंसिंग में मेहनत लगने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इशू है. लॉट ऑफ रिसर्चर्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द डेस्क फॉर अ रीजन कि मे बी यू आर नॉट फॉलोइंग द फॉर्मेट. एंड फॉर्मेट फॉलो करने के लिए तो यही है कि जब आप वर्ड में करें तो पेज सेटअप पहले कर लें. जो भी रिसर्चर्स को आप कोट कर रहे हैं उनको आप वैसे ही कोट करिए जैसे रिक्वायर्ड है. एंड इट वेरीज फ्रॉम जर्नल टू जर्नल. There is not only APA, there is not only MLA, there is also a Chicago style also. Follow हम लोग ज़्यादातर मैक्सिमम जर्नल्स में या थीसिस रिक्वायरमेंट्स में APA से काम चल जाता है. MLA काफ़ी कम केसेस में ही रिक्वायर्ड होगा, और अगर हमने सिर्फ APA फॉर्मेट भी समझ लिया जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है तो थिंग्स विल सफाइस. ओके, रिगार्डिंग सेकेंड हैंड कोटेशंस रेफरेंस भी है कि अगर सेकेंड हैंड कोटेशंस रेफरेंस का क्या मतलब है कि अगर किसी ऑथर ने के कोट को कोट किया है, ठीक है, मतलब सेकेंड लेवल के कोटेशन को हम लोग मार्क कर रहे हैं, तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हम कुछ ऐसा फॉर्मेट यूज करें. सी दीज आर टेक्निकलिटीज एंड अनलेस यू स्टार्ट राइटिंग इट विल नॉट कम. एंड आई डू बिलीव कि अभी आप शायद लिखने के मोड पे तो नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये टेक्निकलिटी कहीं ना कहीं आपको होनी चाहिए. आई विल बी शेयरिंग माय प्रेजेंटेशन आल्सो. इट विल कम टू योर हेल्प एंड कम टू योर रेस्क्यू वंस यू स्टार्ट राइटिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे यू शुड अंडरस्टैंड द जस्ट ऑफ इट कि जब हम कोटेशंस, हो सकता है कि हाँ हमने किसी रिसर्च पेपर, हमें RBI पे डेटा नहीं मिला, लेट अस सपोज RBI पे डेटा नहीं मिला तो कुछ कोई बात नहीं, हमें लेकिन किसी एक रिसर्चर के थीसिस में क्या मिला, RBI का वही डेटा मिल गया. ही हैज रिटन RBI एनुअल रिपोर्ट से 2018. मैं RBI एनुअल रिपोर्ट 2018 देख रहा हूँ तो मुझे वेबसाइट पे कुछ मिल ही नहीं रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? कोई सॉल्यूशन है इसका? क्या करना चाहिए मुझे? हमें सर जहाँ से ये डेटा मिल रहा है उस किताब को रेफरेंस डाल के फिर उसके साथ डालेंगे तो होगा वो. एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए? हमें फिर जब हमें ओरिजिनल सोर्स नहीं मिलता है तो हमें दूसरे सोर्स को कोट कर देना चाहिए जिससे हमने उठाया है, और हमने सोर्स का जिक्र करते हुए हमने सेकेंडरी लाइन ऑफ सोर्स मेंशन कर देना चाहिए. सो वी शुड राइट दी सोर्स जिस किताब से मेंशन किए, एंड सेकेंडरी सोर्स हमें RBI एनुअल रिपोर्ट लिखना चाहिए. So you have to present both line of sources when you are quoting something which was not easily accessible to you but is accessible to someone else. In that case आपको दोनों line of sources को जरूर से mention करना चाहिए. कभी कभी सिर्फ हम source file को mention कर देते हैं, नहीं, source file को ही सिर्फ नहीं mention करने, हमें original source को भी कहीं ना कहीं अपने source में ही डालना होगा. आप काफी टेबल्स में देखेंगे कि कुछ टेबल्स में लिख दिया जाता है source is someone else's research, मेंशन कर दिया जाता है. नहीं, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी. वी आल्सो नीड टू मेंशन द ओरिजिनल सोर्स आल्सो. और सिर्फ सोर्स में हम ये नहीं मेंशन करें कि ये इन पर्टिकुलर ऑथर का है, हमें मेंशन करना चाहिए कि इन ऑथर का इन थीसिस में इस समय जब पब्लिकेशन हुआ है या उस समय का टेबल यूज हुआ है. प्लीज मेक श्योर कि इतनी सारी चीजें होनी चाहिए जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, दैट यू हैव टेकन पेन्स टू मेंशन what time it was used by the original researcher also. क्योंकि आप उस original researcher से ले रहे हैं डेटा, उस original researcher को कोड भी कर रहे हैं, you have to mention time ये कब लिया गया है. Maybe original researcher might say कि ये डेटा परमिशन भी नहीं था,
तो हमें हो सकता है कि उसके लिए परमिशन भी लेनी पड़े। देयर आर एन नंबर ऑफ रिसर्चर्स जिसके लिए वो बोलते हैं कि आपको परमिशन लेनी ही होगी तभी आप मुझे साइट कर सकते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि चीज़ें होती सिंपल है लेकिन सिर्फ एक सेट पैटर्न फॉलो करना चाहिए ताकि काम बहुत ही आसान हो जाए। ओके, व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टॉप हियर। ठीक, क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड जितना मैंने पढ़ाया है, आई एम अज्यूमिंग कि कुछ क्वेश्चंस तो जरूर से होंगे। आई विल बी शेयरिंग द प्रेजेंटेशन एज वेल, so there are no issues over that count. Yes, you all can go ahead. Questions are expected. कोई क्वेश्चन नहीं है? प्रताप? यस जिगीशा? सर जो रेफरेंस हम लोग करेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ऑनलाइन मिले, और बुक्स जो हैं सर उनको कोट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑफलाइन है, तो वो फिर क्विकली तो एक्सेसिबल होते नहीं है। नहीं, अगर हमें बुक्स को कोड करना होता है तो बुक्स का जो फॉर्मेट होता है, जो वॉल्यूम होता है, जो एडिशन होता है और जो पेज नंबर होता है, हमें ये 3 चीजें जरूर से मेंशन कर देनी चाहिए। और एक्सेस उसमें नहीं दिखाना होगा, हमें एक्सेस सिर्फ उनका दिखाना होता है कि कोई वेब पेज है जिसमें आपको पता है कि वो वेब पेज कभी भी एक्सेसिबल नहीं होंगे। Otherwise, if you are mentioning any book, nothing like it, you have to actually mention. You end up mentioning a lot of books also, क्योंकि आपको concept clarity तो किसी किताब से ही आएगी। Research gap तो आप बाकी researcher से निकाल रहे होते हैं, लेकिन say suppose you are doing on digital marketing or someone is doing on say some agri concept या किसी का साइंस में बिल्कुल आ रहा है, तो वो लॉजिक, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो आप किसी किताब से ही, वो जो बेस फाउंडेशन है वो तो किसी किताब से ही बनेगा, उस किताब को जरूर से कोट करनी है। व्हाट इफ आई एम से इफ यू आर द इवैल्यूएटर, यू वुड वांट योर थीसिस, जो भी राइटर है, जो भी ऑथर है, वो तो उसको जस्टिफिकेशन चाहिए ना। इफ ही गिव्स अ यस टू योर थीसिस, हाउ विल ही गिव्स अ जस्टिफिकेशन? वो जस्टिफिकेशन तो उसी समय आएगा जब मैंने किसी कि ओके ही इज गिवन, ही इज टेकन पेन्स टू इवन मेंशन कि ओके इस किताब से, इस पेज नंबर पे, इस वॉल्यूम में, इस एडिशन में बेसिकली यहाँ से आइडिया पिकअप हुआ है, यहाँ से कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गया। हो सकता है पेज नंबर की भी जरूरत ना पड़े इफ यू हैव एक्चुअली टेकन कंसेप्ट फ्रॉम अ लॉन्ग, बट चाहे वो रिसर्च हो चाहे वो बुक हो, बुक भी कहीं ना कहीं रिसर्च से ही तो बनती है। यस सर। यस, व्हाट एल्स? एनी मोर क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन नहीं है? सिर्फ एक क्वेश्चन मिला। नेहा, जागृति, प्रताप, एजाज, आंचल, आशीष, फरहीन, एकता, इब्रा, कनिका, मिथिलेश। सर यस जिगीशा? क्विक रनडाउन अगर किया जाए तो जो एब्स्ट्रैक्ट होता है उसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि हमने क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज करके क्या रिसर्च की है। इंट्रोडक्शन में हम एक ओवरऑल एग्जीक्यूटिव समरी देते हैं, एंड लिटरेचर रिव्यू में अपने रिसर्च का क्या हमने सर्च किया है अभी तक वो देंगे। थोड़ा सा एक इसमें पॉइंट है, एग्जीक्यूटिव समरी इज समथिंग सेपरेट। इंट्रोडक्शन में हम सिर्फ सिचुएशन बताते हैं, हम उसमें कंक्लूजन नहीं बताते, और एग्जीक्यूटिव समरी में कहीं ना कहीं आप फाइंडिंग्स को जरूर से ले आते हो। ठीक है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन यू आर ओनली गिविंग कि ऐसे अभी तक चलते आया है और आगे क्या हो रहा है, इसी कारण मैंने ये रिसर्च की है। इंट्रोडक्शन इज ओनली, बोलते हैं ना, फर्स्ट स्टेप विच विल ओपन द डोर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव डन इन लैटर स्टेजेस। while in executive summary what we do is, executive summary एक summary है, एक कैप्सूल फॉर्म है जिसमें पूरा एसेंस है, तो वो थोड़ा सा सेपरेट होता है। I'll get back to all the sections of it, क्योंकि मैं sections भी समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। एंड टर्निटिन और प्लैग पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं या जो भी चेक होता है वो भी बताऊंगा, मे बी टुमारो। एंड I think I'm done for the day. What I'll do is I'll share the presentation, and tomorrow we'll meet at the same time, and let's see how it goes. Okay, you all, it's one thing ki I'm teaching you. It's better that you all come. It will always be good if you come up with the questions, क्योंकि
क्योंकि जितना इंटरेक्शन होता है उतनी क्लैरिटी आती है कंसेप्ट. यस. Excuse me, sir. सर ये MS वर्ड में सब टाइप करना ज्यादा बेटर रहता है कि लाइनेक्स में? लाइनेक्स भी हम लोग लर्न कर सकते हैं, लाइनेक्स में ज्यादा इजी रहता है कि MS वर्ड? लैटेक्स ना? लेटेक्स, हाँ सॉरी लेटेक्स. See, latex पे भी you can do it, but मेरा मानना ये है कि हम क्यों ही उस लेवल पे शुरू करें जहाँ पे हमें कुछ नहीं पता. हमें आई थिंक अगर यहाँ पे 67, 68 स्टूडेंट्स अभी हैं तो सबके लिए ईज कहाँ पे होगा? ईज तो वही होगा कि सबको, क्योंकि MS ऑफिस आता है, MS वर्ड आता है, everyone knows how to type. That's the first prerequisite. And if you know to type, it's always better to start typing. And I have done my thesis on Word only, and I'm still writing papers on Word only, and there is not much. See, everything is a software, right? At the end of the day, हमें clarity तो उस चीज़ की होनी चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं. Software is only a tool जो हमें basically, अगर हमने latex कर लिया, हमने Mendeley use कर लिया, हमने कोई भी software कर लिया, software is going to only give you some comfort, but conceptual clarity तो हमें still अपने ही level पे आएगी. एंड चाहे वो पेजिनेशन की बात हो जाए, चाहे रेफरेंसिंग की बात हो जाए, वो सारी चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आती है वंस यू स्टार्ट डूइंग इट. मेबी वंस यू स्टार्ट राइटिंग इट, MS वर्ड इन इटसेल्फ इज अ गुड इनफ टूल फॉर डूइंग इट. Please come with the questions tomorrow.